हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू एलके एकेडमी ई लर्निंग सेशन। सो हम आज से स्टार्ट करेंगे एक नया सब्जेक्ट विच इज़ फिजिक्स एंड आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। पर उससे पहले समझते हैं कि फिजिक्स क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाई फिजिक्स इज सो इम्पॉर्टेंट एंड व्हाई इट इज़ द पार्ट ऑफ योर सिलेबस। तो अगर आप देखेंगे आपके एनडीए का सिलेबस तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, जिसमें से एक सब्जेक्ट ये रहेगा फिजिक्स। काफ़ी डेंजरस वॉलपेपर लिया है लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फिजिक्स का जो कोर्स है उसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स है, लेकिन उन सब टॉपिक को हम वन बाय वन करके वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दी अदर सब्जेक्ट फिजिक्स फिर से एक इम्पॉर्टेंट बनता है, बिकॉज दो इसके अंदर काफ़ी सारे टॉपिक्स है लेकिन ये आपके काफ़ी सारे लॉजिक्स को क्लियर करता है। ऑल्सो एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स अगर आप देखेंगे तो आंसर करते हैं आपके व्हाट, वेयर, व्हेन वाले क्वेश्चंस, लेकिन अगर आप फिजिक्स की बात करेंगे तो वो हमेशा आंसर करता है आपके हाउ वाले क्वेश्चंस। हाउ द अर्थ रोटेट्स, हाउ द थिंग्स टेक प्लेस, हाउ द मैटर चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो जितने भी क्वेश्चंस है जो भी आपको रेज होते हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलेंगे फिजिक्स के अंदर। तो आज का सेशन हमारा रहेगा जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे उसको डिस्कस करते हैं। एक बार आपके सिलेबस को देखते हैं एंड देन नेक्स्ट वीडियो से हम कंप्लीट कवर करते जाएंगे वन बाय वन आपके सारे टॉपिक्स को। तो अगर हम बात करें एनडीए के सिलेबस की, सो ऑफ कोर्स नेशनल डिफेंस एकेडमी जो कि यूपीएससी के थ्रू निकाला गया एग्जाम है जो हर साल कंडक्ट होता है। एंड अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं देन यू आर एलिजिबल फॉर इंडियन नेवी, इंडियन मिलिट्री एंड इंडियन एयरफोर्स। तो अगर हम इसके सिलेबस की बात करेंगे तो उसमें 3 मोड रहते हैं। सबसे पहले होता है एक रिटन टेस्ट फॉलोड बाय द एसएसबी इंटरव्यू एंड देन द मेडिकल एग्जामिनेशन। So all those candidates who are eligible for all three can get the entry into the NDA. So हमारे एक काम की बात यह है कि रिटन एग्जामिनेशन कैसा रहता है। तो अगर हम रिटन एग्जाम ऑफ एनडीए की बात करेंगे तो उसके अंदर 2 सब्जेक्ट रहते हैं। फर्स्ट इज मैथमेटिक्स एंड सेकंड इज जीएटी, दैट इज योर जनरल एबिलिटी टेस्ट। खत्म? नो, बिकॉज अगर हम जनरल एबिलिटी टेस्ट वाले की बात करेंगे तो उसके अंदर अगेन 2 सेक्शन रहते हैं। फर्स्ट इज योर इंग्लिश एंड सेकंड इज योर जनरल अवेयरनेस। खत्म? नो, बिकॉज अगर अब हम जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन की भी बात करें तो वो फर्दर डिवाइडेड है 6 अलग अलग टॉपिक के अंदर, दैट इज योर फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। तो अब अगर हम इस वीडियो सीरीज की बात करेंगे तो इसके अंदर हम पर्टिकुलरली कवर करेंगे फिजिक्स वाला सेक्शन, बट उसके अलावा और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स। लेकिन अगर हम मार्किंग स्कीम देखें तो जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है जो इस पूरे जनरल एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं वो 150 क्वेश्चंस है, राइट। एंड अगर मैं मार्किंग स्कीम की बात करूँ तो 150 क्वेश्चंस होते हैं 600 मार्क्स के। एंड इस 600 मार्क्स में से 100 मार्क्स आपको डायरेक्टली ये एक ही सब्जेक्ट दिला सकता है, दैट इज फिजिक्स। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट कि अगर आपका फिजिक्स पे कमांड स्ट्रॉन्ग है तो आउट ऑफ 600 आप जनरल एबिलिटी टेस्ट में 100 इजीली स्कोर कर सकते हैं, राइट। Apart from that, you should have the strong command on English and all the other subject. So I will be connected with you in the physics and the math section. तो अब अगर हम एनडीए का रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न देखेंगे तो सी 2 पेपर होते हैं 1 and 2। 1 जिसमें मैथमेटिक्स होगा एंड इसके अंदर 120 क्वेश्चंस आएंगे फॉर 300 मार्क्स। एंड सेकेंड क्वेश्चन होगा जो कि जीएटी का होगा जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे फॉर 600 मार्क्स। दोनों ही पेपर 2.5 घंटे के रहेंगे। सो टोटल ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 5 आवर्स। सो देर विल बी टोटल ऑफ 270 क्वेश्चंस विच विल बी कंडक्टेड फॉर 900 मार्क्स। तो ये पूरा पैटर्न है। ऑफ कोर्स आपने रिक्वायरमेंट देख ही लिया होगा। अब अगर हम एनडीए के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें इसके अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे होंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, दैट इज की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे। आपके लिए ये एक एडवांटेज है कि आप इसके अंदर अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है तो यू कैन इजीली स्कोर द मार्क्स। सेकेंड थिंग इज ऑफ कोर्स द एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन 2 मोड्स, दैट इज इट इज बाइलिंगुअल इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। So there will be total of 270 questions which will be conducted for 900 marks, जिसमें से 120 questions रहेंगे मैथमेटिक्स के जो कि आपको डायरेक्टली 300 मार्क्स दिलाएंगे एंड 150 क्वेश्चंस रहेंगे जीएटी के जो कि आपको डायरेक्टली 600 मार्क्स दिलाएंगे, राइट। एंड अगर हम एनडीए के सिलेबस की बात करें तो ये 10+2 यानी कि 12th स्टैंडर्ड तक का सारा सिलेबस को कवर करता है। एंड इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग भी है। फॉर मैथमेटिक्स अगर आप सही करके आते हैं देन यू विल बी अवॉर्डेड 2.5 मार्क्स एंड अगर आप गलत करके आते हैं देन 0.83 विल बी डिडक्टेड। एंड अगर हम जीएटी की बात करें सो फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू विल गेट 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1.33 विल बी डिडक्टेड।
सो यू सी कि अगर आपका जनरल एबिलिटी टेस्ट बहुत ही स्ट्रांग है तो हर एक करेक्ट आंसर पे आपको 4 मार्क्स डायरेक्टली मिलेंगे। एंड नाउ आते हैं हमारे खुद के सब्जेक्ट की बात करते हैं, दैट इज फिजिक्स। तो ये है आपके फिजिक्स का सिलेबस। देख के मत डरो, काफी लेंदी लग रहा है, बट एक्चुअल में इससे भी ज्यादा लेंदी है। आई मीन ये जो सारे टॉपिक्स है वो सिंगल सिंगल सब्जेक्ट है, एक एक चैप्टर हम इस पे ले सकते हैं, बट आपके कोर्स में जितना दिया जाएगा हम उतना टू द पॉइंट उसको कवर करेंगे। सो अगर हम फिजिक्स की बात करें तो काफी सारे टॉपिक्स हम स्टार्ट करेंगे, जहाँ पे बेसिक्स ऑफ फिजिक्स से लेके एडवांस लेवल तक को हम कवर करेंगे। इसके अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर, जो कि बेसिक सॉलिड लिक्विड गैसेस वाले मैटर है, देन हीट, लाइट, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, देन अगर हम बात करें स्पेसिफिक ग्रेविटी की, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशन, तो ये सब जो भी बेसिक फिजिक्स का पार्ट है उन सबको हम वन बाय वन कवर करेंगे। अलॉन्ग विद दैट कुछ और इसमें टॉपिक्स रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल डेंसिटी, द स्पेसिफिक ग्रेविटी, then we have magnets, we also see the momentum, conductors and non-conductors, then Ohm's law, also smaller topics like simple pendulum, pulleys, levers, ये सब क्या होते हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे। then the important part of simple electrical circuits, also we will see the magnetic effects of the current, the heat and energy, the power, the light, then we will see the effects of heat, primary and the secondary cells, एंड द टेम्परेचर एंड हीट एंड यूज ऑफ एक्सरे। तो ये सारे टॉपिक्स रहेंगे जिनको हम हमारे वीडियो लेक्चर की सीरीज में वन बाय वन कवर करेंगे। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट, बट बिफोर स्टार्टिंग हम लोग समझेंगे बहुत ही बेसिक टॉपिक को, दैट व्हाट आर यूनिट्स एंड डायमेंशन इन फिजिक्स। तो हम यहाँ से क्यों शुरू कर रहे हैं, क्या होते हैं यूनिट्स, क्या होती है डायमेंशंस, एंड इसको क्यों पढ़ रहे हैं हम सबसे पहले फिजिक्स में। बट उससे पहले समझते हैं कि फिजिक्स क्या होती है। सो व्हाट इज फिजिक्स? सो फिजिक्स इज अ ब्रांच ऑफ साइंस लाइक एनी अदर ब्रांचेस, जो कि डील करती है मैटर के साथ या फिर एनर्जी के साथ। तो जैसे आपने देखा होगा कि वो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि एलिमेंट्स के साथ डील करती है उसको हम केमिस्ट्री बोलते हैं। सिमिलरली वो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि ह्यूमन बींग्स के या एनिमल्स के साथ डील करती है तो वो बायोलॉजी। इसी तरह वो ब्रांच ऑफ साइंस जो कि डील करती है मैटर के साथ या फिर एनर्जी के साथ, तो उसको हम बोलते हैं फिजिक्स। नाउ फिजिक्स के अंदर और भी बहुत सारी ब्रांचेस है। फॉर एग्जांपल अगर हम फिजिक्स की ब्रांचेस को सब डिवाइडेड करें तो वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के साथ डील करेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिजिक्स कहलाएगी। इसी तरह सबसे पुरानी अगर हम फिजिक्स की ब्रांच की बात करें तो वो क्लासिकल फिजिक्स रही थी। तो इसी तरह ये सारी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस होती है, बट हम इन सारी ब्रांचेस को डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ वही टॉपिक्स पढ़ेंगे जो कि आपके कोर्स में प्रोवाइडेड है। सो बेसिकली फिजिक्स क्या होता है? फिजिक्स हर वो चीज है जो कि मैटर से रिलेटेड है या उसकी एनर्जी से रिलेटेड है। अब ये मैटर क्या होता है? व्हाट इज मैटर? बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है, काफी पहले से आप लोग पढ़ते आए हैं। सो क्या होता है मैटर? सो एनीथिंग दैट हैज वेट और ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। हर वो चीज जिसका कुछ वजन होता है या उसने कोई जगह रोकी है तो उसको हम मैटर बोलते हैं, राइट? तो वो कुछ भी चीज हो सकती है। इट कैन बी स्मॉलेस्ट टाइनी थिंग एंड इट कैन बी एज लार्ज एज एनी बिग थिंग, राइट? तो हम छोटी से छोटी चीज के लेके हर बड़ी चीज को कंसिडर करें तो वो मैटर है। हर वो चीज जिसका एक मास होगा एंड अगर वो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है तो उसको हम मैटर बोलते हैं। अब जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती है वो सब मैटर है। तो डिफरेंट डिफरेंट मैटर की प्रॉपर्टीज एंड उनकी एनर्जी, उन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे इन आवर सिलेबस ऑफ फिजिक्स। सो द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द फिजिक्स इंक्लूड, इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स आएंगे जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बनते हैं। फॉर एग्जांपल टाइम है, टेम्परेचर है, देन अगर हम बात करें हीट है, लाइट है, पावर है, इलेक्ट्रिसिटी है, करंट। तो ये सारे वो टॉपिक्स है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो अगर हम हीट, लाइट, रेडिएशन, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इन सारे टॉपिक्स की बात करें तो वो हमारा फिजिक्स का कोर्स रहेगा। ओके, नाउ वी कम बैक टू द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशंस। अब क्या होता है यूनिट एंड डायमेंशन? तो हर वो चीज जिसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन कर दिया गया है उसको हम यूनिट बोलते हैं। यानी कि आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को बिना यूनिट के साथ डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अगर यूनिट नहीं होगा तो आप उसको उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जाते हैं एंड अगर आप मिल्क लेने जाते हैं तो आप उसको क्या बोलेंगे? कितना मिल्क आपको चाहिए? 2 लीटर, 3 लीटर, 1 लीटर, आधा लीटर, कितना मिल्क चाहिए? वो अलग बात है कि हम इंडिया में रहते हैं एंड यहाँ पे लीटर की जगह हम लोग किलो बोलते हैं। बोलते हो कि नहीं इंडियंस? तो हम ऐसा बोलते हैं 1 किलो दूध चाहिए या 2 किलो, व्हाटएवर, पर हर लिक्विड चीज को हम लोग लीटर से बोलते हैं, राइट? तो अगर हम मिल्क लेने या कुछ भी लेने जाते हैं, कुछ भी लिक्विड चीज लेने जाएंगे तो हम लीटर बोलेंगे। अगेन अगर हम कुछ भी सॉलिड चीज लेने जाते हैं जिसका कुछ मास होता है तो हम केजीज में बोलते हैं, राइट? 2 kg शुगर, 3 kg शुगर।
तो ये जो लीटर, केजी, ये जो हम सब डिफाइन कर रहे हैं वो क्या है, ये सारी यूनिट्स है। तो अगर फिजिक्स में यूनिट नहीं होगी तो आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर पाओगे। तो हर एक फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्डाइज करने के लिए बनाए गए हैं यूनिट्स। तो बिना यूनिट के आप किसी भी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर आप बात करो और भी दूसरी चीजों की, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अपनी हाइट की भी बात करो, अपने वेट की भी बात करो, तो आपका क्या वेट है, तो आप बताएंगे ना आपका क्या वेट है, 60 kg, 55 kg, वॉट एवर। अगर आप अपनी हाइट की बात करते हैं तो 156 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर, या फिर कितने इंच है या कितने फीट है, तो आप हमेशा अपनी हाइट बताते हैं, राइट। तो हाइट है, वेट है, कोई भी चीज, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपको उसको डिफाइन करना है तो उसके लिए आपको यूनिट्स पढ़ने पड़ेंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिट, that units are the standard for the measurement of physical quantity that need for the clear definition to be useful। किसी भी चीज को यूजफुल बनाने के लिए हम बिना यूनिट के उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं, राइट। जैसे कि अगर आपको कहीं की लेंथ बतानी है तो आप मीटर यूज करेंगे, वट एवर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर यूज करेंगे। देन अगर आपको किसी का वेट या फिर मास बताना है तो आप ग्राम, किलोग्राम ये यूज करेंगे। अगर आपको टाइम बताना है तो आप सेकेंड्स, मिनट या आवर्स का यूज करेंगे। देन अगर आपको करंट डिफाइन करना है तो आप एम्पियर का यूज करेंगे। तो ये सारी यूनिट्स है जिनकी हेल्प से हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर डायमेंशंस? सो डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड टू। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है, जब हम उनको डिफाइन करते हैं इन यूनिट्स की पावर में, तो उसको हम बोलते हैं डायमेंशंस। तो अब ये फंडामेंटल यूनिट्स क्या होते हैं तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो जो भी यूनिट है, फॉर एग्जांपल अगर मास है तो उसको मुझे डिफाइन करना है तो आई डिफाइन इन केजी। सिमिलरली अगर लेंथ है सो आई डिफाइन इन मीटर, टाइम है सो आई डिफाइन इन सेकेंड, टेम्परेचर है तो आई डिफाइन इन केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट है सो आई डिफाइन इन एम्पियर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है सो आई डिफाइन इन कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो आई डिफाइन इन मोल। तो ये सारे डायमेंशंस है जिनको डिफाइन करने के लिए हमको एक यूनिट चाहिए होता है, ठीक है। तो फिजिक्स के अंदर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसको स्टैंडर्डाइज करने के लिए हमेशा यूनिट्स एंड डायमेंशंस का हम लोग यूज करेंगे। एंड बिना यूनिट्स एंड डायमेंशन के फिजिक्स एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर आपने स्कूल टाइम में देखा होगा, अगर कोई आप न्यूमेरिकल भी सॉल्व करते हैं एंड उसके एंड में अगर आपने यूनिट नहीं लगाया तो आपके मार्क्स कट जाते थे, राइट। वाई दिस? बिकॉज बिना यूनिट के आप उसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि आप क्या लेकर आए। अगर आप मान लो कहीं जा रहे हैं तो भी यूनिट लगेगा, कितना डिस्टेंस है, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, कितना टाइम ट्रेवल हुआ। तो हर एक चीज बिना यूनिट के डिफाइन नहीं होती है। अगर आप रूम में बैठे हैं तो उसका क्या टेम्परेचर है, राइट। अगर आप दौड़ रहे हैं तो क्या स्पीड से दौड़ रहे हैं। तो हर एक चीज को मेजर करने के लिए हमें यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो हम एक और फैक्ट देखते हैं कि जो भी बेसिक यूनिट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर जो भी है, या फिर अगर मास को मेजर करना है तो ग्राम, किलोग्राम, या अगर टाइम को मेजर करना है तो सेकेंड्स। तो जो भी ये स्टैंडर्ड यूनिट है, जो भी बेसिक यूनिट है, उनको हम ऐसे स्मॉल लेटर्स में लिख के डिफाइन करते हैं। लेकिन वो यूनिट जिसको किसी साइंटिस्ट ने डिफाइन किया है, फॉर एग्जाम्पल एम्पियर है या केल्विन है, या अगर हम बात करें फोर्स का यूनिट यानी कि न्यूटन है जो कि आइजैक न्यूटन ने डिस्कवर किया है, तो सारे वो यूनिट जो किसी साइंटिस्ट के नाम पे दिए गए हैं उनको हमेशा हम लोग कैपिटल लेटर में लिखेंगे, राइट। द रीजन बिहाइंड इज कि एक तो वो यूनिट जो दिया गया है वो साइंटिस्ट का नाम है, एंड सेकंड गिविंग देम अ रिस्पेक्ट और द रिगार्ड, तो हम इनको कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। एंड टू डिफरेंशिएट फ्रॉम द बेसिक यूनिट, इसीलिए इसको इससे अलग करने के लिए हम ये जितने भी यूनिट्स हैं उनको कैपिटल में लिखते हैं, एंड ये वाले जो यूनिट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो आप अपनी मर्जी से स्मॉल या कैपिटल नहीं कर सकते, राइट। तो अलॉन्ग विद द लॉजिक फिजिक्स और भी बहुत कुछ सिखाती है, ओके। सो नाउ वी विल सी द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट। तो अब अगर हम यूनिट की बात करें तो दो तरह की यूनिट होती है, एक होती है फंडामेंटल यूनिट एंड दूसरी होती है डिराइव्ड यूनिट। नाउ फंडामेंटल यूनिट या फिर बेस यूनिट या फिर एलिमेंट्री यूनिट, कुछ भी बोलो, तीनों एक ही बात है। ये वो यूनिट होती है जो कि नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है, मतलब इसको किसी और यूनिट की हेल्प से आपने डिराइव नहीं किया है। तो अभी जो हम फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे हैं या जो भी फिजिक्स है वो पूरी किस फंडामेंटल यूनिट पे बेस है, तो वो बेस है एसआई यूनिट पे, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ इंटरनेशनल ने जो यूनिट्स डिफाइन कर दी है वो यूनिट्स को हम लोग पढ़ते हैं। तो करंटली अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, एंड डिराइव यूनिट वो यूनिट्स होते हैं जो कि फंडामेंटल की हेल्प से डिराइव होते हैं। सिंपल,
फिजिक्स बहुत ही सिंपल है। तो डिराइव यूनिट्स बहुत सारी होगी, लेकिन जो फंडामेंटल यूनिट है वो सिर्फ 7 होगी। अब इन 7 यूनिट्स के साथ आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या अलग अलग इस पे ऑपरेशन करके बहुत सारे डिराइव यूनिट्स को निकाल सकते हैं। तो क्या डिफरेंस होता है फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट में? सो फंडामेंटल यूनिट आर दोज यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर यूनिट, यानी कि ये खुद से बने होते हैं। डिराइव यूनिट वो होते हैं which are obtained by multiplying or by dividing the fundamental unit with or without including any other numerical factor। फिर fundamental unit cannot be further reduced, since वो अपने simplest form में होती है तो आप उसको और reduce नहीं कर सकते हैं, right? एंड जो derive unit होती है वो fundamental से ही derive हुई है, तो आप उसको उसके simplest form के अंदर और reduce कर सकते हैं। Now the fundamental unit cannot be expressed in terms of derive unit। फंडामेंटल यूनिट को आप कभी भी डिराइव के टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो डिराइव होते हैं वो तो बने ही इनसे होते हैं, तो ऑब्वियसली आप डिराइव यूनिट को फंडामेंटल के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो ओनली 7 फंडामेंटल यूनिट एग्जिस्ट इन द मैट्रिक सिस्टम और इन दी एसआई सिस्टम। तो हम जो पढ़ रहे हैं हमारा एसआई सिस्टम, उसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स ही एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से 7 फंडामेंटल यूनिट? लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर के लिए केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल, देन करंट के लिए एम्पियर एंड ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला। अब ये सब क्या होता है इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हाल फिलहाल हम लोग ये समझते हैं कि हमारे पास टोटल 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ओके। एंड डिराइव यूनिट कितने होते हैं? तो डिराइव यूनिट बहुत सारे हैं, देयर आर काउंटलेस डिराइव यूनिट। इनफैक्ट अभी तक भी अगर कुछ डिस्कवर होता है तो उसकी भी जो यूनिट है वो डिराइव होती है इन सारे फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से ही। सो उनमें से कुछ डिराइव यूनिट है जैसे न्यूटन है, जूल है, वॉट है। नाउ ये एक्चुअली अब आप बोलोगे न्यूटन इसमें से कहाँ से डिराइव हुआ, बट न्यूटन को हमने लिख दिया है। न्यूटन फोर्स का यूनिट है एंड फोर्स इसी में से डिराइव हुआ है, इसको हम आगे देखेंगे। इसी तरह अगर हम जूल की बात करें तो वो वर्क का यूनिट है, अगर हम वॉट की बात करें तो वो पावर का यूनिट है। तो ये सारे डिराइव हुए हैं यूनिट्स विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल यूनिट। कैसे हुए हैं उसको आगे पढ़ते हैं, राइट। तो अगर हम फंडामेंटल यूनिट की बात करें तो हमने उसको डिवाइड कर दिया बेस क्वांटिटी में एंड डिराइव्ड क्वांटिटी में, राइट। तो बेस क्वांटिटी मतलब जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर, मास को मेजर करने के लिए केजी, टाइम को मेजर करने के लिए सेकेंड्स, टेम्परेचर के लिए केल्विन एंड सो ऑन। इसी तरह डिराइव्ड यूनिट होते हैं जैसे कि वॉल्यूम को मेजर करने के लिए मीटर क्यूब। अब अगर आपको सिर्फ लेंथ मेजर करनी है किसी जगह की तो उसका क्या यूनिट होगा? मीटर। लेकिन अब आपको उस जगह का एरिया निकालना है तो आप क्या करेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। अब आपको ये डिराइव करना पड़ेगा इसकी हेल्प से, तो आप क्या करेंगे? मीटर इनटू मीटर यानी कि मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर आपको वॉल्यूम निकालना है तो आप लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट करेंगे यानी कि मीटर क्यूब। तो एरिया हुआ, वॉल्यूम हुआ, इनको हमने डिराइव किया इस यूनिट की हेल्प से। तो जो बेस यूनिट होता है वो कहलाता है फंडामेंटल यूनिट एंड जो बाकी सारे यूनिट्स डिराइव्ड होते हैं उसकी हेल्प से उसको हम बोलते हैं डिराइव यूनिट। तो आई होप आपको अभी तक समझ आया होगा कि यूनिट क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट क्या होता है एंड डिराइव यूनिट क्या होता है। आज के पूरे वीडियो में हम ऐसे एक एक टॉपिक पढ़ते रहेंगे, ओके। मूविंग ऑन। अब अगर हम बात करें तो अभी जो हम फंडामेंटल यूनिट पढ़ रहे हैं, अभी जो भी हमने देखा कि हमारे पास टोटल ऑफ 7 फंडामेंटल यूनिट है, तो अभी ये जो 7 फंडामेंटल यूनिट हम पढ़ते हैं वो सारे हैं एसआई यूनिट पे। पर ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था? तो सबसे पहले जो यूनिट डिफाइन हुआ था वो था एफपीएस सिस्टम। क्या होता था एफपीएस सिस्टम के अंदर? उसमें यूज करते थे फुट, पाउंड एंड सेकंड। देन एफपीएस के बाद जो नेक्स्ट सिस्टम आया वो था सीजीएस सिस्टम यानी कि सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। सीजीएस के बाद नेक्स्ट सिस्टम आया मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड, जो कि सबसे वेल डिफाइंड एंड काफी यूजफुल यूनिट था। बट इसी को अगर हमने और मॉडिफाई कर दिया एमकेएस सिस्टम को, तो अभी जो हमारा करंटली फंडामेंटल यूनिट जिस सिस्टम पे बेस है वो है एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट इज जस्ट द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ एमकेएस सिस्टम। तो एम का मतलब होता है मीटर, के का मतलब किलोग्राम एंड एस का मतलब सेकंड। तो ये तीनों तो इसके अंदर है ही, उसके अलावा 4 और यूनिट हमने ऐड कर दिए, दैट इज टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, करंट के लिए एम्पियर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। तो ये जो 7 यूनिट्स है ये सब मिलके बनाते हैं एसआई यूनिट, ओके। नाउ ये है हमारे 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज जिनको आपको पढ़ना है, इनके सिंबल को याद रखना है, इनके यूनिट को याद रखना है। जब भी लेंथ की बात की जाएगी तो उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो रहेगा मीटर एंड उसका जो सिंबल है वो रहेगा एम। सिमिलरली मास के लिए किलोग्राम विथ केजी, टाइम के लिए सेकंड फॉलोड बाय एस, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर विथ कैपिटल ए,
टेम्परेचर के लिए केल्विन, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल। एंड इसके अलावा दो और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, वो आपके कोर्स में नहीं है बट आपको पता होना चाहिए कि दो क्वांटिटीज और होती है। प्लेन एंगल जिसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, एंड सेकंड इज द सॉलिड एंगल जिसको हम मेजर करते हैं स्टीरेडियन। तो ये सब जो यूनिट है इनको हम फंडामेंटल यूनिट या फिर एलिमेंट्री यूनिट या फिर बेस यूनिट्स बोलते हैं। इनकी हेल्प से और बहुत सारी यूनिट्स डिराइव होती है जो कहलाती है डिराइव यूनिट। तो अब देखते हैं डिराइव यूनिट क्या होती है। सो व्हाट इज डिराइव्ड? सो इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर बेस यूनिट। तो वो यूनिट जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा बेस यूनिट होंगे, या तो मल्टीप्लाई हुआ होगा या डिवाइड हुआ होगा, राइट? जैसे एरिया है, तो व्हाट इज एरिया? एरिया में हमने क्या किया, 2 बार लेंथ को मल्टीप्लाई किया तो एरिया आ गया मीटर स्क्वायर। इसी तरह वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब। देन नेक्स्ट होता है डेंसिटी। नाउ व्हाट इज डेंसिटी? आगे हम ये सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे, बट क्या होता है डेंसिटी? तो डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। अब ये जो मास है उसको हम मेजर करते हैं किलोग्राम में, और जो वॉल्यूम है उसको मेजर करते हैं मीटर क्यूब में। तो केजी अपॉन मीटर क्यूब, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं केजी मीटर क्यूब इनवर्स, ठीक है। तो किसी भी फॉर्म में लिखो तो ये कहलाता है डेंसिटी। किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है कि उसका मास कितना है पर यूनिट वॉल्यूम। इसको आगे हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे कि डेंसिटी क्या होती है। सिमिलरली आता है वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होती है? तो वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। बहुत खतरनाक डेफिनेशन बोल दी, राइट? बट आगे समझेंगे वेलोसिटी। फिलहाल के लिए समझते हैं कि जो वेलोसिटी का यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकेंड, या फिर हम इसको लिख सकते हैं मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। जो भी डिवीजन में दिया है उसको उसकी पावर के साथ जब ऊपर लेके आते हैं तो हम नेगेटिव के साथ लिखते हैं, ठीक है। देन आता है मोमेंटम। क्या होता है मोमेंटम? उसको हम P से डिनोट करते हैं, वो होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी क्या होती है वो ही नहीं समझ आएगा तो मोमेंटम कैसे आएगा, है ना? पर पढ़ते हैं इसको आगे, ठीक है। फिर होता है एक्सेलरेशन। तो क्या होता है एक्सेलरेशन? अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगेन वेलोसिटी आ गया तो इसको भी समझेंगे। इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। इसी तरह फोर्स क्या होता है? तो अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो फोर्स काफी बार आपने देखा होगा MA से लिखते हैं कि फोर्स हमारी मास है, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये एक्सेलरेशन क्या होता है? तो ये होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी। पर वेलोसिटी क्या होता है? वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो इन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ते रहेंगे। फिलहाल हम ये क्या समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि जो डिराइव यूनिट होती है उसकी ये जो यूनिट्स दी जाती है वो सारी फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव होती है। तो अब अगर आप फोर्स को देखेंगे तो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब मास का क्या यूनिट है? मास का यूनिट है केजी। एंड एक्सेलरेशन का क्या यूनिट है? तो एक्सेलरेशन का यूनिट है मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब इस इतने बड़े यूनिट को लिखने की जगह लाइक अगर आप लिखेंगे केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इतना बड़ा यूनिट नहीं लिख के हम लोग फोर्स को डिफाइन करते हैं कैपिटल N से, दैट इज न्यूटन। लेकिन ऐसा नहीं है कि न्यूटन एक फंडामेंटल यूनिट है। न्यूटन एक डिराइव यूनिट ही है जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो इस तरह से लिखा जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन इतना बड़ा नहीं लिखे, इसके लिए हमने उसका नाम दे दिया न्यूटन। इसी तरह से जो जूल होता है, वॉट होते हैं, ये सारे डिराइव्ड यूनिट है जो कि फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव किए जाते हैं, राइट। देन आता है वर्क। तो अगर हम वर्क की बात करेंगे तो वर्क को भी लिखा जाता है केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, राइट। और इस पूरे यूनिट को केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर को हम लोग कंसिडर करते हैं जूल, तो उसको लिखते हैं जे से। तो अब क्या होते हैं वर्क, क्या होता है एनर्जी, क्या होती है, तो ये हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, ओके। उससे पहले हम लोग समझते हैं ये प्रीफिक्सेस की मैट्रिक टेबल। नाउ मैट्रिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है एक स्टैंडर्ड लाइन, ठीक है। अब अगर आपको कुछ भी डिफाइन करना है तो आप उसको डिफाइन करते हैं 10 की पावर्स में, ठीक है। 10 की पावर में आप हर एक चीज को इंक्रीज करते रहते हैं एक्सपोनेंशियली, राइट। तो अगर आपको किसी भी चीज को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है यानी कि इंटू 10 करना है 10 की पावर 1, तो वो उसका प्रीफिक्स कहलाता है डेका। इसी तरह 10 की पावर 2 करना है तो उसका प्रीफिक्स कहलाएगा हेक्टो। देन होता है किलो, फिर 10 की पावर किलो मतलब 10 की पावर 3, ये तो आपको पता ही है, हर चीज जो भी 1000 है वो 10 की पावर 3, ठीक है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे मेगा की तो वो होता है 10 की पावर 6। देन गीगा की अगर हम बात करें तो वो होता है 10 की पावर 9। सिमिलरली अगर हम टेरा की बात करें तो वो होता है 10 की पावर 12।
पेटा की अगर हम बात करें तो वो होता है 10 की पावर 15। तो ये सब मल्टीप्लिकेशन क्या है, जब हमको पावर्स इंक्रीज करनी होती है या फिर किसी चीज को मल्टीप्लाई करना होता है। अब अगर हमें पावर्स को डिवाइड करना है और फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव यूनिट लेके आना है, तो हम लोग इनको डिवाइड करते हैं। डिवाइड कैसे करेंगे, अगर आप डिवाइड बाय 10 करेंगे तो वो कहलाएगा डेसी, उसकी प्रीफिक्स का नाम होगा डेसी। इसी तरह जब आप ये आपने 10 से डिवाइड किया, अब अगर आप 100 से डिवाइड करेंगे तो वो कहलाएगा सेंटी। इसी तरह आप 1000 से डिवाइड कराएंगे तो वो कहलाएगा मिली। देन अगर आप 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो होता है माइक्रो, देन आता है नैनो, पिको एंड सो ऑन। तो ये अगर आप इस स्टैंडर्ड यूनिट से ऊपर जाते हैं तो आप पावर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड अगर आप यहाँ से नीचे आते हैं तो आप उनको डिवाइड कर रहे हैं, राइट। और इनके प्रीफिक्सेस के नाम दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कहलाता है डेका, लेकिन अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है डेसी। सिमिलरली अगर आप 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कहलाता है हेक्टो, एंड अगर आप 100 से डिवाइड करते हैं तो वो कहलाता है सेंटी। तो आपको ये सारी प्रीफिक्स वाली टेबल पता होनी चाहिए, ठीक है। इसको हम एक और फॉर्म में समझते हैं तो जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। तो कंप्यूटर के अंदर यूज होने वाली सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, तो कंप्यूटर की कोई बता सकता है सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट? अब आप बोलोगे हम क्यों बताएं, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर की यूनिट क्यों बताएं? वो इसलिए क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आएगा, राइट। तो कंप्यूटर के अंदर स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं बिट। बिट दो ही फॉर्म में होगी, बाइनरी बिट, या तो 0 के फॉर्म में या फिर 1 के फॉर्म में, ठीक है। जब ये 8 बिट्स मिलती है तब 1 बाइट बनता है, ठीक है। एंड जब ये बाइट्स मल्टीप्लाई होते रहते हैं तो ये इंक्रीज होता रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर के अंदर कैसा होता है, 1000 की जगह हम लोग यूज करते हैं 1024। क्यों 1024 आता है ये हम कंप्यूटर में देखेंगे। तो जब 1024 बाइट्स मिलते हैं तब हमको मिलता है 1 किलोबाइट। इसी तरह जब 1024 किलोबाइट मिलते हैं तो हमको मिलता है 1 मेगाबाइट। अगेन जब 1024 मेगाबाइट्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको मिलता है 1 गीगाबाइट। तो ये जो हम 1 GB बोलते हैं या 10 GB या जो भी आप यूज करते हैं 256 GB, तो वो कंप्लीट होता है 1024 मेगाबाइट के बराबर। एंड जब ये 1024 गीगाबाइट्स आएंगे तब बनता है 1 TB। तो आप देखते होंगे अभी जितनी भी हार्ड डिस्क आती है वो सब TB के फॉर्म में होती है, आने वाला पूरा टाइम TB का है, राइट। तो इस तरह से आई होप आपको समझ आ रहा है कि ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं। तो जब 10 की पावर 3 आएगा तो वो कहलाएगा किलोबाइट, जब 10 की पावर 6 आएगा तो वो होगा मेगाबाइट, 10 की पावर 9 आएगा तो गीगाबाइट, 10 की पावर 12 होगा तो टेराबाइट। तो इस तरह से ये सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन के अंदर वर्क करती है। इसको हम लोग बोलते हैं मैट्रिक का प्रीफिक्स। नाउ अब आपको पता होना चाहिए कि मैट्रिक को कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए दी जाती है मैट्रिक कन्वर्जन की टेबल। बहुत ही ईजी है, काफी सारे लोगों ने इसको यूज किया होगा, हम डे टू डे लाइफ में भी इसको यूज करते हैं। तो इसको याद रखने के लिए एक सिंपल शॉर्टकट दिया है जिसको डिनोट करते हैं किंग हेनरी डाइड अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। तो इसकी हेल्प से हम इसको याद रखते हैं, लाइक किंग हेनरी डाइड अनयूजुअली ड्रिंकिंग चॉकलेट मिल्क। वैसे ऐसा होता नहीं है कि कोई चॉकलेट मिल्क ड्रिंक करके मर जाए, बट ठीक है आप याद रख सकते हैं। तो ये जो अनयूजुअली है ये डिनोट करता है बेसिक यूनिट को। यू जो है वो डिनोट करता है बेसिक यूनिट को। बेसिक यूनिट के अंदर क्या आता है, मीटर, लीटर या फिर ग्राम। यानी कि अगर हम वेट की बात करेंगे तो ग्राम, हम लिक्विड की बात करेंगे तो लीटर, एंड अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो मीटर। अब इससे जब भी आपको बढ़ना है, इंक्रीजिंग मैनर में बढ़ना है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा डी का मतलब होता है डेका। देन अगर आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको याद रखना पड़ेगा हेनरी का एच यानी कि हेक्टो। एंड सिमिलरली अगर आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है तो आपको किंग का के याद रखना पड़ेगा, दैट इज किलो। तो अगर आपको कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कुछ भी ग्राम में दिया हुआ है, से अगर मैं बोलूँ 2000 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर है, तो दैट विल बी इक्वल टू 2 किलोग्राम। कैसे आया? एक तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि जब भी हम लोग स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो छोटी होती है ना। ऑब्वियस है, हम लोग स्मॉलर यूनिट से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, ठीक है। तो हमको पता है कि 1 किलोग्राम के अंदर 1000 ग्राम होते हैं, तो इसीलिए 2000 ग्राम के अंदर कितने केजी होंगे, सो देयर विल बी 2 kg, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जब भी हम किसी बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई से किसी ने ट्रैवल किया 2000 मीटर, ठीक है, 2000 मीटर, ये तो स्मॉलर यूनिट ही ले ली। से किसी ने ट्रैवल किया 2 किलोमीटर, तो उसने कितने मीटर ट्रैवल किया। नाउ क्या होगा कि अब ये बड़ी यूनिट है, इसको हमको कन्वर्ट करना है स्मॉलर यूनिट में,
तो इस केस में क्या होता है कि जो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो ज्यादा होती है। तो 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर्स होते हैं, तो 2 किलोमीटर के अंदर कितने होंगे? सो देयर विल बी 2000 मीटर्स। तो ये बेसिक कन्वर्जन आपको पता होना चाहिए। अगर हम टाइम की बात करें तो 1 आवर के अंदर 60 मिनट होते हैं एंड हर मिनट के अंदर 60 सेकेंड होते हैं, तो टोटल 1 आवर के अंदर 3600 सेकेंड्स होते हैं, राइट। इसी तरह अगर आप बात करें हाइट की भी बात करें तो आपकी हाइट दी जाती है सेंटीमीटर में। फॉर एग्जांपल 156 सेंटीमीटर है, देन 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने इंच होते हैं? तो आप इसको डिवाइड करेंगे 2.54 से, ठीक है। फिर जो भी आपको मिलेगा रफली से 61, उसको आप डिवाइड करेंगे तो आपको फुट में हाइट मिलेगी। सो दिस विल बी डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो 1 फुट के अंदर 12 इंच होते हैं, है ना, पता है कि नहीं? 1 फुट में 12 इंच होते हैं। तो अगर आपको कुछ सेंटीमीटर में हाइट दी हुई है, इन शॉर्ट अगर आप इसको डायरेक्टली 30 से डिवाइड करते हैं तो आपको हाइट मिलती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दिया हुआ है 210 सेंटीमीटर किसी की हाइट है, तो आप क्या करेंगे? उसको 30 से डिवाइड करेंगे तो 7 फुट। एक्चुअली तो इतनी हाइट होती नहीं है किसी की, बट ठीक है। जब भी हमको कुछ सेंटीमीटर में हाइट दी है तो उसको अगर हम 30 से रफली 30 से डिवाइड करते हैं तो हमको फुट में हाइट मिलती है। 7 फीट इसकी हाइट है। या फिर आप क्या करेंगे? पहले उसको कन्वर्ट करेंगे इंच में एंड देन उसको कन्वर्ट करेंगे फीट में, ठीक है। तो ये सारी कन्वर्जन टेबल है। तो हमको ये हर यूनिट के लिए कन्वर्जन पता होना चाहिए कि लेंथ को कैसे कन्वर्ट करना है, मास को कैसे कन्वर्ट करना है, टाइम को कैसे कन्वर्ट करना है। एंड किसी भी चीज को कन्वर्ट करने के लिए उसका एक बेसिक सिंपल सा मेथड होता है। क्या मेथड होता है? कि अगर आप चाहते हैं कि आपको हायर यूनिट में जाना है, फॉर एग्जाम्पल ये ग्राम था, स्मॉलर यूनिट, अब आपको किलोग्राम में जाना है, हायर यूनिट। तो जब भी हमको हायर यूनिट में जाना होता है तो हम क्या करते हैं? उसको डिवाइड करते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे ग्राम से डेका में जाना है तो 10 से डिवाइड, हेक्टो में जाना है तो 100 से डिवाइड, एंड किलो में जाना है तो 1000 से डिवाइड। यहाँ पे मैंने क्या किया? 2000 को 1000 से डिवाइड किया तो ग्राम से किलोग्राम मिल गया। दूसरी चीज क्या होती है कि जब भी आपको बड़े यूनिट से, बिगर यूनिट से स्मॉलर यूनिट के अंदर जाना है तो आप उसको क्या करेंगे? आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ दिया हुआ है, से फॉर एग्जाम्पल 2 किलोमीटर, ठीक है, तो अब अगर मैं उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो डेसी में आएगा, देन और करेंगे तो सेंटी में, एंड देन और करेंगे तो मिली में, ठीक है। तो ये जो 2 किलोमीटर है उसको अगर मुझे निकालना था मिली के अंदर तो व्हाट आई डिड, आई मल्टीप्लाइड दिस बाय 1000, ठीक है। तो ये 2000 मीटर्स हो गए। तो इस तरह से ये सारा कन्वर्जन होता है। सो बाय डिवाइडिंग और बाय मल्टीप्लाइंग, ओके। नाउ मूविंग ऑन, तो ये है डिराइव्ड यूनिट। अब बहुत ही खतरनाक टेबल दिख रही है, बट इसको अभी आपको याद नहीं करना है, अभी हम यूनिट समझ रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो टर्म्स यूज की गई है उनको हम आगे समझेंगे। तो अगर नहीं भी समझ आता है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, अभी यूनिट्स को समझो कि यूनिट कैसे काम करता है, ठीक है। तो जैसे हमने देखा कि एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये डिराइव यूनिट है। डिराइव यूनिट मतलब कि हमें सिर्फ लेंथ का यूनिट पता है कि वो मीटर होता है, लेकिन हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों निकालना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? मीटर इंटू मीटर, यानी कि मीटर स्क्वायर। तो एरिया के लिए जो डिराइव यूनिट है वो है मीटर स्क्वायर। सिमिलरली वॉल्यूम के लिए जो यूनिट है वो यूज होता है मीटर क्यूब। इसी तरह अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास एक फंडामेंटल यूनिट है जिसका सिंबल है केजी, एंड अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो था मीटर क्यूब। देन अगेन हम स्पीड या वेलोसिटी की बात करें तो वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम लोग मेजर करते हैं मीटर में एंड टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड यूनिट हो गई स्पीड की या फिर वेलोसिटी की। क्या डिफरेंस है स्पीड और वेलोसिटी में? आगे पढ़ते हैं, ओके। देन अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? सो दिस इज वेलोसिटी अपॉन टाइम। नाउ हमने देखा कि वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकंड, उसके बाद भी टाइम से डिवाइड करना, यानी कि एक और सेकंड। तो वेलोसिटी का क्या यूनिट हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी तरह मोमेंटम का यूनिट होता है मास इंटू वेलोसिटी। फोर्स का यूनिट होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास के लिए हम लोग लिखेंगे केजी एंड एक्सेलरेशन के लिए लिखेंगे मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस पूरे को हम लोग लिखते हैं न्यूटन, ठीक है। इसी तरह प्रेशर क्या होता है? वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। देन वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, यानी कि जो फोर्स लगाया गया वो कितने डिस्टेंस पे। तो फोर्स के लिए हम लोग ये यूज करते हैं, उसको अगर हम एक और मीटर के साथ मल्टीप्लाई कर दे, यानी कि यहाँ पे एक और मीटर मल्टीप्लाई कर दे तो केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा वर्क का यूनिट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं जूल में। तो ये सारी डिराइव यूनिट है जो कि डिराइव्ड होती है फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से। तो ये फॉर्मूला कैसे आया वो हम सब आगे देखेंगे। तो हम आगे समझेंगे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, विस्कोसिटी क्या होती है, इनर्शिया क्या होता है, ये सारे थिंग्स को हम लोग डिस्कस करेंगे।
सिमिलरली आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक गिवन टाइम इंटरवल में कितना चेंज आया, तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं टाइम इनवर्स से, यानी कि 1/सेकेंड से। तो उसको हम लोग उसका जो सिंबल यूज करते हैं वो है हर्ट्ज, HZ। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे यूनिट्स पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हमने बेसिक समझा कि यूनिट एंड डायमेंशंस क्या होते हैं, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव यूनिट क्या होते हैं। अब फिजिक्स के अंदर नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं कि स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। तो दो चीजें होती है, एक होती है स्केलर एंड दूसरी होती है वेक्टर। वाओ, कुछ नया नहीं बताइए, तो आप स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, राइट। पर होता क्या है स्केलर एंड वेक्टर? स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर आपको सिर्फ एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिलती है, जिसको हम लोग फिजिक्स में बोल देते हैं मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती है जिसमें आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में डायरेक्शन भी मिल जाती है, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन फ्री। ठीक है, तो वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटीज। बस यही है। ठीक है, तो स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी जिसके अंदर आपको सिर्फ किसी भी चीज का एक वैल्यू मिलेगी, एक मैथमेटिकल वैल्यू मिलेगी, जिसको हम लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, एंड देयर विल बी नो डायरेक्शन। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के अंदर आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगा। ओके, तो जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, मास, एनर्जी, ये सारी क्या है स्केलर क्वांटिटीज है, यानी कि इसमें सिर्फ आपको एक वैल्यू मिलेगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सब क्या है, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज है, यानी में इसमें आपको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी मिलेगी। अब क्या डिफरेंस होता है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी में? कंसिडर करते हैं, से फॉर एग्जांपल एक लड़का है रोहन, से जो भी रोहन है ये वीडियो देख रहे हैं उसी की बात हो रही है। ओके, उसने अगर ट्रैवल किया पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक से 5 किलोमीटर, ठीक है, देन उसने नेक्स्ट ट्रैवल किया 6 किलोमीटर, एंड देन अगेन उसने ट्रैवल किया से 4 किलोमीटर। ठीक है, तो रोहन ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? तो उसने टोटल डिस्टेंस ट्रैवल किया 15 किलोमीटर। ठीक है, अब ये क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो ये क्या थी, 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, फिर 6 किया, फिर 4 किया, तो टोटल उसने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये है एक स्केलर क्वांटिटी जिसमें हमको सिर्फ एक वैल्यू मिली। अब अगर मैं बोलूं कि रोहन ने 5 किलोमीटर पहले ईस्ट ट्रैवल किया, देन ही टर्न साउथ एंड देन ही टर्न्स वेस्ट, तो फाइनली ही इज फेसिंग वेस्ट। तो रोहन ने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया एंड ही रीच टू द वेस्ट। तो अब ये क्या हुई, अब ये जो स्केलर क्वांटिटी थी वो टर्न हो गई वेक्टर क्वांटिटी के अंदर, बिकॉज इसमें हमको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ में डायरेक्शन भी मिल गई। तो वो सारी क्वांटिटीज जिसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ में जब डायरेक्शन भी मिल जाती है तो उनको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो बस यही फर्क है दोनों में। स्केलर क्वांटिटी हैज ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं होता है, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। स्केलर सिर्फ वन डायमेंशन होती है, यानी कि आपको सिर्फ एक वैल्यू मिलेगी, लेकिन जो वेक्टर है उसमें आपको डायरेक्शंस भी मिलते हैं, तो वो 1D 2D 3D कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनी चेंज इन द स्केलर क्वांटिटी चेंज इन द मैग्नीट्यूड को रिफ्लेक्ट करता है। अगर वैल्यू में चेंज आया मतलब कि उसकी स्केलर क्वांटिटी में चेंज आएगा, लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी में चेंज आता है तो हम नहीं बता सकते कि उसकी वैल्यू में चेंज हो रहा है या उसकी डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। ये कैसे होता है, ये जब आप अभी आगे पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी तो उसमें क्लियर होगा, राइट। तो क्योंकि जो स्केलर क्वांटिटी होती है वो सिर्फ एक वैल्यू ही होती है, जैसे अभी हमने देखा 15 किलोमीटर, अब अगर ये 16 होगा तो हमको पता है कि इसके डिस्टेंस के अंदर ही चेंज हुआ है। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी में चेंज होता है तो हम नहीं बता सकते कि उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है या उसके डायरेक्शन में चेंज हुआ है। ओके, सो द स्केलर क्वांटिटी कैन नॉट बी रिजॉल्व्ड एज इट हैज एग्जैक्टली द सेम वैल्यू। उसमें डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ वैल्यू होती है, तो आप उसको और मॉडिफाई नहीं कर सकते। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटीज है वो फर्दर रिजॉल्व हो सकती है। किसमें रिजॉल्व होती है? साइन एंड कोसाइन के एंगल में होती है, वो आपके कोर्स में नहीं है। ओके, देन अगर आप स्केलर क्वांटिटी पे कोई भी ऑपरेशन लगाएंगे, ठीक है, सो एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन कैरीड आउट ऑन 2 और मोर स्केलर क्वांटिटी, वो हमेशा रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी ही देगा। लेकिन अगर आप वेक्टर क्वांटिटी पे कोई भी ऑपरेशन लगाते हैं तो या तो वो आपको स्केलर दे सकता है या फिर आपको वेक्टर दे सकता है। नाउ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर विल गिव यू स्केलर व्हाइल द क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव यू वेक्टर। अब क्या होता है डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट, तो ये आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन इसको बेसिक समझते हैं। सी, जैसे वर्क दिया गया है, ठीक है, तो वर्क क्या होता है, वर्क अगर हम बात करें तो कितना फोर्स लगाया गया एंड किस डायरेक्शन में फोर्स लगाया गया, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ एंड कितना फोर्स लगाया गया, वो होता है वर्क। ठीक है, तो अब अगर हम वर्क का फॉर्मूला देखें तो मतलब कोई भी बॉडी कितनी शिफ्ट हुई, तो उसका फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट।
अब आप बोलोगे कि ये जो फोर्स है वो तो वेक्टर क्वांटिटी है, अगेन जो ये डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वर्क कैसे स्केलर क्वांटिटी हो सकता है? ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, मतलब डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। तो जब भी किसी दो वेक्टर क्वांटिटीज का डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो जो क्वांटिटी है वो बाद में बन जाती है स्केलर क्वांटिटी। जैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी थी एंड डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो वर्क आएगा वो एक स्केलर क्वांटिटी बनेगी। लेकिन अगर हम दो स्केलर क्वांटिटी के साथ कुछ भी करें तो वो हमेशा हमको स्केलर ही देगी, ठीक है। तो ये बहुत डिटेल में आपके कोर्स में नहीं है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि स्केलर क्वांटिटी के एंड में रिजल्ट स्केलर ही आता है एंड वेक्टर क्वांटिटी के एंड में रिजल्ट या तो वेक्टर आ सकता है या फिर स्केलर भी आ सकता है, ओके। एंड अगर हम स्केलर के एग्जांपल्स देखें तो उसमें आता है जैसे लेंथ, मास, एनर्जी, डेंसिटी एक्सेट्रा, एंड वेक्टर में आता है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एक्सेट्रा। ओके, मूविंग ऑन। अब समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड दोनों में क्या डिफरेंस है। इतनी देर से बोल रहे हैं डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट, होता क्या है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो जो भी टोटल पाथ कवर हुआ है बाय एनी वे, मतलब आप रास्ते में कहीं पे भी गुम हो गए, जैसे तैसे भी जहां भी पहुंचना था कहीं पे भी घूम थाम के पहुंचे, जितना भी टोटल डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया है वो कहलाता है डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस है जो आपको कवर करना था वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। मान लो आप अपने क्लासरूम में हैं एंड यहाँ से आपको लाइब्रेरी जाना था। टीचर ने कहा कि क्लासरूम से लाइब्रेरी जाने के लिए आपको से 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हो गए, वैसे तो इतनी बड़ी स्कूल नहीं होती, पर ठीक है, क्लासरूम से अगर आपको लाइब्रेरी जाना है तो 2 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, सिंस आप बहुत ही सिंसियर स्टूडेंट है, आप लोग क्लासरूम से पहले कहीं और जाएंगे, दूसरी क्लासेस को सर्व करेंगे, देन वॉशरूम भी जाएंगे, कहीं पे भी घूमेंगे, देन आप पूरे दूसरी स्कूल के क्लासेस को देखेंगे एंड फाइनली आप लाइब्रेरी पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये आपने क्या किया, अलग अलग पाथ ट्रेवल किया एंड ये जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ ये इस तरह से घूमने में एंड फाइनली लाइब्रेरी पहुंचने में, तो वो से 5 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया आपने, ठीक है, क्लासरूम से लाइब्रेरी। तो जो डिस्टेंस आपने ट्रेवल किया, यानी कि जो भी टोटल पार्ट ट्रेवल हुआ स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, वो कहलाता है डिस्टेंस, ठीक है। तो आपने जो भी कवर किया वो आपने कवर किया डिस्टेंस, लेकिन जो आपके टीचर ने बताया था क्लासरूम से लेके लाइब्रेरी तक का एक्चुअल डिस्टेंस वो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या होता है डिस्टेंस एंड क्या होता है डिस्प्लेसमेंट? जो भी सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट एंड जो टोटल पाथ कवर्ड होता है वो कहलाता है डिस्टेंस, ठीक है। जैसे कि अगर हम इस इमेज में भी देखें फर्स्ट वाली में, तो सी ए से लेके डी तक के बीच में ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है, ठीक है, मान लो ये 5 किलोमीटर है, तो ये था एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट। अब आपने क्या किया, ए से बी गए, बी से सी गए एंड सी से डी गए, तो उसमें टोटल आपको लग गए 7 किलोमीटर, तो वो हो गया आपका डिस्टेंस। तो आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया 7 किलोमीटर, पर जो एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट था वो तो कितना था, 5 किलोमीटर। अब एक और चीज होती है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर, डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि आपको सिर्फ इतना पता होगा कि अगर आप ये 5 किलोमीटर घूमे हैं तो अब आप डिस्टेंस नहीं बता सकते। इस केस में आप मान लो कितने भी अलग अलग डायरेक्शंस में घूमे होंगे, तो आपको सिर्फ इतना पता है कि आपने 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। लेकिन जब टीचर ने डिस्प्लेसमेंट बताया तो उन्होंने क्या कहा, लाइब्रेरी इज 2 किलोमीटर ईस्ट ऑफ क्लासरूम, यानी कि क्लासरूम से 2 किलोमीटर ईस्ट। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। यानी कि डिस्टेंस में आपको सिर्फ टोटल वैल्यू पता चलेगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में आपको शॉर्टेस्ट पाथ अलोंग विद डायरेक्शन पता चलेगा, ओके। एंड एक और फर्क होता है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर। मान लो कि अगर आप ये वाला रूट कवर किया से, अब आपको क्लास तक वापस आना है, यानी कि आप इस तरह से गए, ये जो ब्राउन लाइन दिख रही है, ए से बी गए, बी से सी से डी, एंड अगर आप वापस ये ऊपर जो पूरा डी तक गए वहां पे आपको 7 किलोमीटर लगे एंड वापस डी से ए आने में एक और 7 किलोमीटर लगे, तो इस केस के अंदर डिस्टेंस कितना हुआ? तो इस केस के अंदर डिस्टेंस हुआ 14 किलोमीटर, या ठीक है, 7 जाने में एंड 7 वापस आने में। अब कोई बता सकता है कि इस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हुआ 0। वाई 0? बिकॉज जब भी कोई चीज जिस पोजीशन से स्टार्ट हुई है अगर वो आके वापस वहीं पे खत्म हो जाती है, यानी कि अगर उसकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम होती है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होता है। अब ये चाहे सर्कुलर लूप समझ लो
या फिर अगर आप रेक्टेंगुलर पाथ भी या स्क्वायर पाथ भी, लेकिन जहां से आपने स्टार्ट किया है एंड वहीं आके आप फिनिश कर देते हैं, तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्यों डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है? बिकॉज अभी हमने पढ़ा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मतलब उसको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये इस तरह से घूमेगा एंड वापस वहीं पे आ जाएगा जहां से शुरू किया है, तो डायरेक्शन कैसे पता चलेगी? एंड अगर डायरेक्शन नहीं पता चलेगी तो वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी, अगर वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगी तो डिस्प्लेसमेंट भी नहीं होगा। तो इन सारे केसेस के अंदर जहां पे इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन एक हो जाती है, उन सारे केसेस के अंदर डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है। ओके, अब एक और इमेज देखते हैं। मान लो कि ये ट्री है एंड ये हाउस है। अब आपको ट्री से हाउस तक जाना है, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि यहां से यहां तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या है कि आप इस तरह से डायगनली चले जाओ। ठीक है, टेढ़े टेढ़े जाओगे तो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है कि आप जल्दी से जल्दी ट्री से इस हाउस तक पहुंच जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ 5 मीटर। लेकिन आपने क्या किया, पहले आप इस डायरेक्शन में गए, देन आप ऊपर गए, यानी कि आपने टोटल 4 + 3 7 किलोमीटर इसके अंदर ले लिए। तो डिस्टेंस इस केस के अंदर क्या हो गया? सो डिस्टेंस विल बी 7 मीटर्स। नाउ ये सही है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर एंड डिस्टेंस 7 मीटर? नो, ये रॉन्ग है। बिकॉज हमने डिस्टेंस तो सही लिखा है कि 7 मीटर लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा सिर्फ 5 मीटर। अब हमने क्या गलती की है यहाँ पे हमने डायरेक्शन मेंशन नहीं किया है। तो मान लो अगर ये ट्री था एंड ये हाउस है, तो ये डायरेक्शन अगर नॉर्थ है, ये ईस्ट है, तो ये हुआ नॉर्थ ईस्ट। तो अगर हम ऐसे लिखते हैं कि 5 मीटर नॉर्थ ईस्ट, तो ये कंप्लीट होता है डिस्प्लेसमेंट। तो यही फर्क है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के अंदर। अब आप बोलोगे यही नहीं, बहुत सारे फर्क बता दिए। तो हाँ, बहुत सारे फर्क होते हैं। क्या क्या फर्क होते हैं? डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड या फिर वैल्यू देगा। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि वो सिर्फ वैल्यू देगा, जबकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि वो आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी देगा। ऑल्सो डिस्टेंस, अगर आप एक जगह पे जा रहे हैं एंड वापस रिटर्न आ रहे हैं, तो दोनों डिस्टेंस काउंट होंगे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट, अगर आप जिस इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट किया है वहीं पे अगर आपकी फाइनल पोजीशन आ जाती है, तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। क्यों जीरो होता है? बिकॉज उसके अंदर आप डायरेक्शन नहीं डिफाइन कर सकते। ओके, सो distance is the length of the path traveled by a body while moving from initial position to the final position. Whereas अगर हम displacement की बात करें, so displacement is the shortest distance between the initial as well as the final position. Next difference हमने क्या समझा कि distance एक scalar quantity है, whereas displacement एक vector quantity है। Then distance की अगर हम बात करें तो वो total distance cover होता है, यानी कि आने का प्लस जाने का दोनों मिला के। लेकिन अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो हर डायरेक्शन में डिफरेंट होता है। ऑल्सो देर इज अ डिस्टेंस कवर्ड वेन एवर देर इज अ मोशन। डिस्टेंस तभी कवर होगा जब कोई तरह का मोशन होगा, जब भी कोई चीज चल रही होगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो इफ द बॉडी कम्स बैक टू द इनिशियल पोजिशन, जैसा हमने यहाँ पे देखा था। अगर इस तरह का क्लोज लूप बन जाता है तो उस केस के अंदर डिस्प्लेसमेंट हमेशा जीरो होगा। अगर हम यूनिट की बात करें तो वो सेम है दोनों के लिए, डिस्टेंस का भी यूनिट मीटर ही होता है एंड डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट मीटर ही रहता है। सो आई होप आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ होगा। नाउ प्रोसीड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। अब आप बोलोगे इतनी मुश्किल से तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ आया था, फिर दो चीजें स्पीड एंड वेलोसिटी। तो बस यही फिजिक्स है, आपको हर एक चीज को दूसरी चीज से डिफरेंशिएट करना है कि इन दोनों में क्या फर्क है। अब अगर हम स्पीड की बात करें एंड वेलोसिटी की बात करें तो क्या डिफरेंस है? अगर मैं बहुत सिंपल टर्म में बोलूं तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब अगर स्केलर एंड वेक्टर क्लियर है तो ये भी क्लियर है। स्पीड क्या होती है? किसी भी चीज की स्पीड क्या होती है? तो स्पीड होती है कि कहीं भी कोई भी चीज है उसके अंदर कितना डिस्टेंस आपने ट्रैवल किया एंड कितने टाइम में ट्रैवल किया। सो द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। तो वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन। अब जिसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ आ गया उसके लिए तो ये एकदम क्लियर है। जिसको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डाउट है उसको मैं क्लियर करती हूँ क्या होता है। सी, स्पीड क्या होती है कि कहीं पे भी अगर आप जा रहे हैं तो आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फॉर एग्जांपल आप ऐसे गए, पहले 5 किलोमीटर, देन आपने अगले 3 किलोमीटर लिए, फिर 5 किलोमीटर, राइट, 5 3 5। तो डिस्टेंस आपने कितना ट्रैवल किया? सो इट इज 13 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। अब ये जो 5 किलोमीटर है ये आपने 1 आवर में किया, ये जो 3 किलोमीटर ये आपने हाफ आवर में किया, एंड ये अगेन जो 5 किलोमीटर है वो आपने 1 आवर में किया, यानी कि टोटल टाइम आपको कितना लगा? सो इट इज 2.5 आवर। सो ये हो गई स्पीड। क्या स्पीड हुई? 13 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 2.5 आवर, तो ये हो गई स्पीड।
अब वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट जो होता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ, ये था ए, ये है बी। ए से बी के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ क्या है? ऐसे जाने की क्या जरूरत थी, उसके बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ये, जो कि है 3 किलोमीटर। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो शॉर्टेस्ट पाथ कवर हुआ है एंड उसमें जितना टाइम लगा है, से उसमें टाइम लगा हाफ एन आवर यानी कि 0.5, तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी भी यूनिट किलोमीटर पर आवर या फिर मीटर पर सेकेंड ही रहेगी। तो डिफरेंस क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी में, कि जो स्पीड होती है वो टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करती है एंड जो वेलोसिटी होती है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट की बात करती है। इसके साथ हमको एक और चीज फ्री में समझ आ गई कि जो डिस्टेंस होगा वो तो सिर्फ वैल्यू ही देगा, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अपने साथ में क्या देगा? डायरेक्शन भी देगा, राइट। तो उसने कैसे मूव किया? 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ साउथ। ए से बी के बीच में टोटल वेलोसिटी क्या थी? सो इट इज 3 डिवाइडेड बाय 0.5 इन दी साउथ डायरेक्शन। तो इस तरह से हमको वेलोसिटी मिल गई। सो स्पीड ऑफ द बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम, while the velocity of the body is the distance travel per unit time in the given direction। यानी कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है एंड ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इट कैनॉट बी जीरो, स्पीड कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। किस प्लेस में वेलोसिटी जीरो होगी? अब हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, जब इनिशियल एंड फाइनल सेम हो जाएंगे उस कंडीशन के अंदर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब एक चीज होती है कि हमको इसको हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो जब भी आप फिजिक्स के अंदर यूनिट्स एंड डायमेंशंस की बात करेंगे या फिर किसी भी चीज की बात करेंगे तो लास्ट में आपको दो चीजें करनी है। अगर मान लो आपका आंसर आता है 1000 मीटर, ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे 1 किलोमीटर। कभी भी हम लोग आंसर को बड़े नंबर्स में डिनोट नहीं करेंगे। नो वन लाइक बिग नंबर एक्सेप्ट कि वो आपकी सैलरी न हो, ठीक है। तो सैलरी के अलावा कभी भी हम बड़े नंबर्स को यूज नहीं करते हैं, स्पेशली इन फिजिक्स एंड मैथ्स। हम उसको फाइनली 1 किलोमीटर के अंदर डिनोट करेंगे। एंड दूसरी चीज हमको ये समझनी है कि हमको सारी चीजों को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना है। क्या होता है सिंपलेस्ट फॉर्म? मतलब कि उसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है, जैसा कि अभी हमने यहाँ पे देखा था, अगर आपको कुछ मिल रहा है, से आपको स्पीड मिली 60 किलोमीटर पर आवर, तो अब आप उसको 60 किलोमीटर पर आवर में नहीं लिखेंगे, आप उसको उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में एंड इसको कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? 60 एज इट इज, 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं? सो इट इज 1000 एंड 1 आवर के अंदर कितने सेकंड होते हैं? तो वो होते हैं 3600। अगर आप सिर्फ इस पार्ट को देखें तो यू विल गेट 5/18। तो आपको क्या करना है? 60 को मल्टीप्लाई करना है 5/18 से, ठीक है। तो जब भी आपको कोई भी चीज किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, उसको अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 5/18। सिमिलरली अगर आपको कोई भी चीज मीटर पर सेकंड में दी है एंड अगर आपको उसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो यू विल मल्टीप्लाई बाय 18/5, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स है जो कि आपको हमेशा, जब भी आप इसमें आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उनको जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको पता होना चाहिए। तो अब क्या होता है स्पीड एंड वेलोसिटी? सो स्पीड इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, एंड वेलोसिटी होता है चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम, यानी कि वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंड अब अगर हम एक और चीज समझे, सी, अगर मैं स्पीड की बात करूं तो वो हमेशा कैसी रहती है? स्पीड कांस्टेंट रहती है। मान लो अगर ये पोजीशन है एंड ये टाइम है, ओके, तो अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में देखूं, अभी 0 पे है, ठीक है। अब अगर मैंने बोल दिया कि जो स्पीड है वो रहेगी 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड स्पीड का क्या मतलब है? उसका मतलब होता है हर एक सेकेंड में स्पीड 6 मीटर से इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, पहले सेकेंड में स्पीड आएगी 6 मीटर पे, अब क्या होगा? हर सेकेंड में 6 मीटर से इंक्रीज होगी, यानी कि 2 सेकेंड पे उसकी स्पीड होगी 12, देन अगले 3 सेकेंड में उसकी स्पीड होगी 18, देन 4 सेकेंड पे उसकी स्पीड होगी 24 एंड सो ऑन। तो क्या हुआ? पहले सेकेंड पे 6 मीटर की स्पीड, दूसरे सेकेंड पे 12 मीटर की, तीसरे सेकेंड पे 18 की। तो जहां से उसने स्टार्ट किया तो उसकी जो स्पीड है वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव हुई, यानी कि ये जो स्पीड है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। लेकिन अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वो कभी भी कांस्टेंट नहीं रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर ये पोजीशन है, ये टाइम है, तो अगर पहले सेकंड में अगर हम ये टेबल देखें तो पहले सेकंड में वो कितना मूव किया? से सिर्फ 1 मीटर। फिर दूसरे सेकंड में वो कितना मूव किया? तो वो मूव किया 4 मीटर। दूसरे सेकंड के अंदर आ जाएगा 4 मीटर, यानी कि ये पहले यहाँ था, देन अब ये 4 मीटर हो गया, एंड देन हम देखेंगे कि थर्ड सेकंड के अंदर वो मूव किया 9 मीटर, यानी कि और भी ज्यादा। तो समवेयर यहाँ, मतलब पहले सिर्फ इतना मूव,
फिर इतना ज्यादा मूव, फिर इतना ज्यादा मूव, यानी कि इसके अंदर जो ग्राफ बनता है वो इसे कांस्टेंट नहीं होता है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो स्पीड होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वेयर जो वेलोसिटी होती है वो एक चेंजिंग स्पीड या फिर वेरिएबल रहता है। ओके, एंड इसी के साथ हम एक नया कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कि है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का यही मतलब होता है कि आपको इस तरह का एक यूनिफॉर्म कर्व मिलेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब कि वो स्टिल नहीं रहता है। आई शुड रिमूव दिस, तो आपको समझ आएगा क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन। सो द मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अलोंग अ लाइन विथ अ स्टेडी स्पीड, यानी कि एक लाइन के अलोंग जो भी मूवमेंट है स्पीड का वो कांस्टेंट रहना, वो कहलाता है यूनिफॉर्म स्पीड। एंड द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेरिएबल स्पीड, स्पीड बार बार बदलती है जैसा कि यहाँ पे हो रहा था, तो वो कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नाउ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। हमको पता है कि अगर 1 सेकंड में 6 मीटर गई है तो 2 में 12 जाएगी, 3 में 18 जाएगी। इसका क्या मतलब होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो 1 सेकंड में 1 मीटर ट्रेवल किया, दूसरे सेकंड में 4 मीटर ट्रेवल किया, तीसरे सेकंड में 9 मीटर ट्रेवल किया, तो अभी हमें यहाँ नहीं पता चल रहा है। ठीक है, सो इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स। ऑल्सो अगर हम एवरेज स्पीड की बात करें तो वो हमेशा सेम रहती है एक्चुअल स्पीड के। लेकिन अगर हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन में बात करें तो उसमें जो एवरेज स्पीड होती है वो अपनी एक्चुअल स्पीड से डिफरेंट होती है। एंड अगर हम इसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो वो हमेशा इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लेकिन अगर हम इसमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करेंगे तो वो हमेशा एक कर्व लाइन हमको मिलेगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिफॉर्म एंड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एक्सेलरेशन। तो अब आप फिजिक्स में बहुत एक्सपर्ट होते जा रहे हो। आपने डिस्टेंस पढ़ लिया है, डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है, स्पीड पढ़ लिया है, वेलोसिटी पढ़ लिया है। अब एक नया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ते हैं, एंड ये लास्ट टॉपिक है हमारे वीडियो का, दैट इज एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन? कार में आपने देखा होगा कि एक्सेलरेटर दिया होता है, तो क्या क्यों हमको किसी भी चीज को एक्सेलरेट करना होता है? तो एक्सेलरेट का मतलब होता है किसी चीज को पुश करना। ठीक है, तो अब वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में क्या फर्क है? जब भी किसी भी चीज में स्पीड में, ठीक है, इट इज इम्प्लाइड ऑन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब भी किसी की स्पीड में चेंज आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी, एंड जब भी वेलोसिटी में चेंज आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। नाउ जैसे वेलोसिटी क्या था, हमने पढ़ा वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो उसी तरह एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये को रिलेटेड है, इनफैक्ट पूरी फिजिक्स को रिलेटेड है। अगर अभी आप शुरू से नहीं समझे कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो डेफिनेटली आप नहीं समझे कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अगर आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं आया तो आपको स्पीड एंड वेलोसिटी भी नहीं आया, एंड अगर आपको वेलोसिटी नहीं आया तो लिखवा लो आपको एक्सेलरेशन तो बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, तो हर एक चीज का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो जैसे हमने पढ़ा था कि वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि पर यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो कहलाता है वेलोसिटी। इसी तरह गिवन टाइम के अंदर वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है वो कहलाता है एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें भी हमको डायरेक्शन पता होती है एंड इसमें भी हमको डायरेक्शन पता होती है। ये हमको बेसिकली स्पीड के बारे में बताता है, पर जो एक्सेलरेशन होता है वो हमको वेलोसिटी के बारे में बताता है। तो वेलोसिटी था क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट था मीटर एंड टाइम का यूनिट है सेकेंड। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी का यूनिट का मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय एक और सेकेंड। तो एक्सेलरेशन का यूनिट हो जाएगा मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो ये होता है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में फर्क। नाउ अगर हम वेलोसिटी समझे तो वो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। स्पीड का मतलब यहाँ पे अब हो रहा है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो हम लोग यूज करते हैं ये साइन। ये साइन क्या होता है, इस साइन का मतलब होता है डेल्टा, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ। एंड देर इज अ होल लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड इन चेंज। अगर मैं बोलूं कि आपकी जो इनकम है वो इंक्रीज हुई, ठीक है, एंड अब मैं बोलती हूँ आपकी इनकम जो है उसमें चेंज आ सकता है, तो अब ये जो चेंज आ सकता है आप श्योर हो कि इंक्रीज होगी? नहीं, उसमें चेंज आ सकता है, मतलब कि वो डिक्रीज भी हो सकती है, आपका भी बैड लक हो सकता है, राइट। तो जब भी हम ये डेल्टा साइन यूज करते हैं उसका मतलब होता है किसी भी चीज में चेंज आना। नाउ दैट चेंज कैन ईदर बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फिजिक्स में हम लोग समझते हैं कि वो चेंज या तो इंक्रीजिंग हो सकता है या वो चेंज डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। तो जब भी हम वेलोसिटी की बात करते हैं तो वेलोसिटी को हम कैसे समझते हैं कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम,
यानी कि कोई भी चीज अगर चल रही है, कितनी स्पीड से चल रही है, ठीक है, उसके अंदर जो भी चेंज आया डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या बोल सकती हूँ, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि टाइम में कितना चेंज हो रहा है एंड वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है। अब बहुत सारे लोग फिजिक्स में, बड़े बड़े लोग फिजिक्स में ये कंफ्यूजन करते हैं कि वेलोसिटी अगर इंक्रीज हो रही है तो ही उसको चेंज मानते हैं, बट अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो भी वो वेलोसिटी है, वो चेंज देखती है, वो इंक्रीज या डिक्रीज नहीं देखती। फिजिक्स आप लोगों की तरह भेदभाव नहीं करती है, राइट। फिजिक्स सिर्फ चेंज देखती है कि या तो वो इंक्रीज हो रहा है या वो डिक्रीज हो रहा है, बट कुछ भी हो रहा है वो उसके अंदर चेंज आ रहा है। तो जब भी स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी ओवर द टाइम तो उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। सिमिलरली जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी या वेलोसिटी डिक्रीज होगी ओवर द टाइम तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। अगर ये समझ आ गया है तो आपका ये कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए क्लियर रहेगा, अगर ये नहीं समझ आया है तो आगे बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है। तो हमें सिर्फ एक चीज ध्यान में रखनी है कि वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ओवर द टाइम, चाहे पॉजिटिव स्पीड हो या नेगेटिव स्पीड हो। इसी तरह एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर द टाइम, चाहे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो अब कैसे होता है इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि एक कार मूव कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। अब अगर मैं बोल दूं कि एक प्लेन उड़ रहा है इसे 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर एक्सेलरेशन हुआ या नहीं हुआ? इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, ये कांस्टेंट स्पीड से उड़ रही थी, कोई भी तरह का चेंज नहीं आया। पर अब मैं बोलूं कि एक कार जो कि इनिशियली 0 पे थी वो स्टार्ट हुई एंड देन धीरे धीरे उसने स्पीड पकड़ी, इस पोजीशन पे आई वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर इस पॉइंट पे आई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो वेलोसिटी अकर हुई या नहीं हुई? तो इस केस के अंदर वेलोसिटी अकर हुई। क्यों अकर हुई? बिकॉज उसकी स्पीड इंक्रीज हुई। पर अब ये ए से शुरू हुई थी, बी पे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई, सी पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई। अब मैं बोल दूं कि ये डी पोजीशन पे आई, बट यहाँ पे ये रोड में कुछ क्रैक्स थे, धीरे धीरे रोड पे काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का, तो उसकी स्पीड बहुत धीरे हो गई एंड 20 किलोमीटर की स्पीड से वो सी से डी पर आई। तो इस केस के अंदर वेलोसिटी हुआ या नहीं हुआ? तो इस केस के अंदर भी वेलोसिटी अकर हुई। कैसे अकर हुई? बिकॉज भले ही उसकी स्पीड रिड्यूस हुई है बट वो चल रही थी ना, ओवर द टाइम उसके अंदर चेंज तो आ रहा था ना। भले ही स्पीड इंक्रीज थी, इंक्रीज हुई, यहाँ पे क्या हुआ, स्पीड 0 से इंक्रीज हुई, यहाँ पे डिक्रीज हुई, लेकिन टाइम के साथ साथ उसमें चेंज तो आया ना। तो इस चेंज के अंदर भी हम बोलते हैं कि वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो वेदर स्पीड इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी। इसी तरह जब वेलोसिटी में चेंज होगा तो एक्सेलरेशन भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है? एक्सेलरेशन वहां एग्जिस्ट करता है जहां जहां चेंज इन वेलोसिटी होती है। अब चेंज इन वेलोसिटी कैसे हो सकती है? या तो चेंज इन स्पीड होगा, यानी कि या तो स्पीड बढ़ेगी या स्पीड घटेगी, या फिर चेंज इन डायरेक्शन होगा तो भी एक्सेलरेशन अकर होता है। क्यों चेंज इन डायरेक्शन? तो सी हमने क्या पढ़ा कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब वापस आगे आइए, जब मैंने आपको बोला था कि इसको आप आगे समझेंगे तो वहां ये समझते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड के अंदर भी चेंज आ सकता है एंड डायरेक्शन के अंदर भी चेंज आ सकता है। मतलब कि अगर ये कार है जो कि एक 0 पॉइंट से, यही वाली कार, ठीक है, यही वाली कार है, ये अगर 0 पॉइंट से स्टार्ट होती है, ठीक है, एंड ये ए पॉइंट पे आती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, बहुत ही स्लो ड्राइवर है। देन वो बी पॉइंट पे भी आता है 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब अगले एक और आवर में वो सिर्फ 30 किलोमीटर मूव करता है। फिर अगले एक और आवर में सी पोजीशन पे भी वो 30 किलोमीटर मूव करता है। तो इस केस में वेलोसिटी अकर हुई या नहीं हुई? कोई बता सकता है इस केस में क्या रहेगा? जो जो इसका राइट आंसर बता रहे हैं उसको ये वीडियो एकदम क्लियर है, जो नहीं बता पा रहे हैं उनको अभी ये समझना पड़ेगा कॉन्सेप्ट। तो सी, इस कंडीशन के अंदर क्या हुआ कि इस 0 पोजीशन से लेके ए पोजीशन तक उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, देन बी तक भी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर, सी तक भी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि ना तो उसकी स्पीड इंक्रीज हुई ना उसकी स्पीड डिक्रीज हुई, ना इंक्रीज हुआ ना डिक्रीज हुआ। तो वेलोसिटी के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा बिकॉज स्पीड के अंदर कोई भी चेंज नहीं आया एंड वेलोसिटी में चेंज नहीं आया, मतलब एक्सेलरेशन में भी चेंज नहीं आएगा। तो वेलोसिटी में कहाँ चेंज आता है? जब या तो स्पीड इस तरह से इंक्रीज होती है या इस तरह से डिक्रीज होती है।
इसके साथ साथ एक और कॉन्सेप्ट है। अब ये समझो कि अगर एक कार है वो ओ पोजीशन से स्टार्ट हुई एंड वो ए पे गई 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है, फिर वो बी पे गई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, देन वो बी से ये था ए पोजीशन, देन वो बी से सी पे गई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड सी से अब डी पे आ गई अगेन से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो अब क्या हुआ, जब वो कार ओ से ए तक गई तब वेलोसिटी एग्जिस्ट करी। क्यों करी? बिकॉज वो 0 थी एंड 0 से 30 हुआ, यानी कि स्पीड के अंदर इंक्रीज हुआ तो वेलोसिटी अकर करी। ए से अगर हम बी की बात करेंगे तो भी वेलोसिटी अकर करी बिकॉज वेलोसिटी इंक्रीज हुई। लेकिन अगर हम बी से सी की बात करेंगे तो क्या हुआ, वो सेम स्पीड से मूव कर रही है, यानी कि वो कांस्टेंट है, तो इसके अंदर कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम सी पोजीशन से डी पोजीशन की बात करें तो भले ही स्पीड पहले भी 60 थी अब भी 60 है, लेकिन उसने अपने डायरेक्शन के अंदर चेंज किया। जो उसकी डायरेक्शन जो कि ईस्ट साइड थी वो अब साउथ हो गई। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, तो इस केस के अंदर भी वेलोसिटी एग्जिस्ट करती है। बस यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है कि चाहे स्पीड इंक्रीज हो चाहे स्पीड डिक्रीज हो या फिर स्पीड सेम रहे लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाए, तो इनमें से अगर कुछ भी होता है, ठीक है, अगर चेंज इन स्पीड होता है, चेंज इन डायरेक्शन होता है या दोनों में चेंज होता है, तो उन सब केसेस के अंदर वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी एंड जहां जहां वेलोसिटी एग्जिस्ट करेगी वहां वहां पे एक्सेलरेशन भी होगा। ओके, तो ये 3 कॉन्सेप्ट है जिससे आप एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को समझ सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है वेदर द चेंज इन स्पीड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग और द चेंज इन डायरेक्शन और द चेंज इन बोथ। जैसे कि ये इमेज देखते हैं, अगर आप इस इमेज को कंसिडर करो तो सी कोई दौड़ रहा है, ठीक है, एंड दौड़ते दौड़ते उसने स्पीड पकड़ ली, सो आई एम एक्सेलरेटिंग, अभी भी एक्सेलरेट हो रहा है। क्यों? बिकॉज उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। अब कोई स्केटिंग कर रहा है, स्केटिंग करते करते स्लो डाउन हो गया तो भी वो एक्सेलरेट कर रहा है। वाई? बिकॉज उसकी वेलोसिटी स्लो डाउन हुई है लेकिन चेंज तो आया है ना। अब ये हनी बीज एक ही स्पीड में मूव कर रही है लेकिन फिर भी वो एक्सेलरेट कर रही है। वाई? बिकॉज वो मूव करते करते अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। तो इनमें से कुछ भी केस होता है तो उन सब जगह एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करता है। तो अब हमने इतनी देर तक पढ़ा कि एक्सेलरेशन जब भी इंक्रीज होगा तो वो कहलाएगा पॉजिटिव एंड जब डिक्रीज होगा तो कहलाएगा नेगेटिव। तो जब जब स्पीड डिक्रीज होती है यानी कि जब जब नेगेटिव वेलोसिटी होती है तो उस केस में हम लोग एक्सेलरेशन को डिक्लेरेशन बोल देते हैं या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। यानी कि जब वेलोसिटी के अंदर रिडक्शन आता है या फिर नेगेटिव वेलोसिटी होती है तब भी एक्सेलरेशन तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, पर वो किस टाइप का एक्सेलरेशन है, तो वो एक नेगेटिव एक्सेलरेशन है जिसको हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं। मान लो कि कार इस स्पीड में जा रही है, ठीक है, एंड आप भी यहाँ पे एक्सेलरेट करते जा रहे हैं, ठीक है, कार की डायरेक्शन ये है एंड आप भी एक्सेलरेशन दबाए हुए हैं, तो क्या होगा, कार तेज चलेगी, राइट। तो ये एक एक्सेलरेशन है। अब कार जा रही है ऐसे एंड आपने यहाँ पे ब्रेक लगा दिया तो अब क्या होगा, आपकी स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। अभी भी एक्सेलरेशन तो है ही पर कैसा एक्सेलरेशन है, नेगेटिव। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं डिक्लेरेशन। सिमिलरली डी वाला एग्जांपल देखो, कार उस तरफ जा रही है, ठीक है, एंड आप भी उस तरफ एक्सेलरेट कर रहे हैं, मतलब और स्पीड बढ़ा रहे हैं, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा, यानी कि वेलोसिटी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। अब अगर कार उस डायरेक्शन में जा रही है एंड आपने ब्रेक लगा दिया तो क्या होगा, स्पीड रिड्यूस होगी। अब स्पीड रिड्यूस हुई है लेकिन एक्सेलरेशन तो है ही, लेकिन कैसा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो जब जब इंक्रीजिंग स्पीड आएगी तब तब हम उसको बोलेंगे एक्सेलरेशन एंड जब जब डिक्रीजिंग स्पीड आएगी तब तब हम उसको बोलेंगे डिक्लेरेशन, राइट। सो दिस इज द लास्ट फिगर एंड द लास्ट टॉपिक फॉर द डे। अगर ये समझ आ गया है तो आपका आज का सेशन पूरा क्लियर है। सो दिस इज द जस्ट ऑफ द वीडियो लेक्चर कि सी अगर एक कार है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है, मूव करते करते उसने इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट किया, तो अब क्या हुआ, डायरेक्शन सेम है पर स्पीड इंक्रीज हो गई, तो वी विल से दैट द कार इज एक्सेलरेटिंग, क्योंकि इस केस में स्पीड तो सेम है, सॉरी डायरेक्शन तो सेम है बट स्पीड इंक्रीज हो गई। तो डायरेक्शन सेम एंड स्पीड इंक्रीज हुई तो अभी भी ये एक्सेलरेशन हो रहा है, राइट। सेकंड केस समझते हैं। इस केस में क्या हुआ, स्पीड कांस्टेंट है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार मूव कर रही थी, आगे आई तो भी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे ही है। तो इस केस के अंदर क्या हुआ, कार की जो स्पीड है वो सेम रही, ओके, बट अभी भी ये एक्सेलरेट कर रही है। क्यों एक्सेलरेट कर रही है, बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो रही है, तो डायरेक्शन के अंदर चेंज आया। नाउ वी विल से दैट द कार इज एक्सेलरेटिंग बिकॉज इट्स डायरेक्शन इज चेंजिंग एज ए टर्न। जैसे ही उसने टर्न लिया उसकी डायरेक्शन के अंदर चेंज आया, तो उस केस के अंदर हम लोग बोलेंगे वेलोसिटी के अंदर भी चेंज आया। तो जब भी स्पीड में चेंज आता है या डायरेक्शन में चेंज आता है,
वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है उसके मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी अगर स्पीड में चेंज आएगा, या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, या उसकी डायरेक्शन में चेंज आएगा, कोई भी टर्न लेता है, उन सब केसेस में वेलोसिटी चेंज होगी। जब जब वेलोसिटी चेंज होगी तब तब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट फिगर में एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा था, सेकेंड फिगर के अंदर भी एक्सेलरेशन एग्जिस्ट कर रहा था। अब थर्ड देखते हैं। कार जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टार्ट हुई थी, एक ही डायरेक्शन में जा रही है, यानी कि डायरेक्शन सेम है। अब उसकी स्पीड रिड्यूस हुई, 60 से 30 हुई एंड देन 30 से 0 हुई। तो अब क्या हुआ, उसकी स्पीड रिड्यूस होती जा रही है, पर हम बोलेंगे कि अभी भी वो एक्सेलरेट कर रही है। व्हाई? बिकॉज भले ही उसकी स्पीड रिड्यूस हो रही है, स्टिल उसके अंदर एक तरह का चेंज आया था। तो जब भी चेंज आएगा स्पीड में, तब तब वेलोसिटी में चेंज आएगा, जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब तब एक्सेलरेशन एग्जिस्ट करेगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। तो आज हमने पढ़ा कि यूनिट एंड डायमेंशन क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड एंड वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होता है। सो दीज वर द टॉपिक्स जिसको हम बोलते हैं बेसिक्स ऑफ फिजिक्स। हाँ, ये सिर्फ बेसिक्स ही था। अभी इसका एडवांस वर्जन आप जैसे जैसे वीडियो देखते जाएंगे वैसे वैसे इंक्रीज होते जाएंगे, बट टेंशन की कोई बात नहीं है, वी विल कवर ऑल योर टॉपिक। So this was all about today. Thank you for joining us and stay tuned to our channel.